बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स। अब कोलिजन्स, व्हाट इज कोलिजन? व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब जब आ जाते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सम इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। कुछ इंटरेक्शन उन दोनों में होती है जिसकी वजह से वो क्या कोलिजन विल बी टेक प्लेस। देर आर टू टाइप ऑफ कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन कौन सा कोलिजन होता है? जिसमें आपकी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। मसलन कोलिजन इन विच द लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ द काइनेट इज रिमेन कांस्टेंट। जैसे इलास्टिक है, उसको हम खींचते हैं तो वो वापस अपनी असली पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन अगर कोई हम उसकी इलास्टिक लिमिट से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को हम स्ट्रेच करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो वापस नहीं, वो चीज़ टूट जाती है। तो वो कौन सा है? इन इलास्टिक कोलिजन है, जिसमें कंजर्व नहीं रहता, वो वापस अपनी असली पोजीशन पे नहीं आता। द कोलिजन इन विच लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। या तो उस सूरत में आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन आता है। When two tennis balls collide with one another during this process, portion of kinetic energy is lost partially due to friction and partially due to heat. ठीक है। अब हमारे पास है elastic collision in one dimension. If two body collide in which the motion of colliding objects occur along a straight line, यानी दो आपके पास ये बॉडीज हैं। लेट अस कंसिडर two smooth ball. One mass of one ball is m1 and mass of second ball is m2. Ball of mass 1 is moving with velocity v1 and mass of ball 2, mass m2, which is moving with velocity v2. When they collide with one another, after their collision, velocity changes. Velocity of ball 1 become v1 dash and velocity of ball m2 become v2 dash. Now according to law of conservation हम लिखेंगे m1 m v1 plus m2 plus v2 is equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash. हम इसको अरेंज करेंगे, यानी हम m1 की जो इक्वेशन है वो एक तरफ ले आएंगे और m2 को दूसरी तरफ ले आएंगे। इसी तरह हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को करेंगे, उसकी भी दोनों m1 वाली साइड एक तरफ कर देंगे और m2 वाली साइड दूसरी तरफ कर देंगे। अब इनको हम डिवाइड करेंगे और हमने ये फार्मूला डिराइव करना है v1 डैश और v2 डैश। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह है, आप ये गौर से देखती जाएं। यहाँ पर वो फार्मूला लगाया वी वन स्क्वायर माइनस वी वन डैश का स्क्वायर, इसकी वैल्यू वो फार्मूला लगाया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाली है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ये सारी कैलकुलेशन दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप अच्छे तरीके से ये देख लें, और ये डेरिवेशन इसकी कोई नहीं आती, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि v1 डैश जो है वो कैसे डिराइव हुआ है। अब आप अपना शॉर्ट कोर्स देख लीजिएगा, उसमें अगर ये डेरिवेशन इसकी है तो आप कर लें, अगर नहीं है तो आप ना करें, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि ये कैसे। अब इनके आगे आपने ये चीज़ें निकाली, दो आपने इक्वेशंस निकाली v1 डैश और v2 डैश। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंसिडर करके हमने केसेस देखने हैं। केस नंबर 1 ये है कि अगर दोनों बॉल्स के मास एक जैसे हों बट द वेलोसिटीज़ की वैल्यू जो है v1 डैश एंड v2 डैश पे क्या असर पड़ेगा। तो हमने m1 और m2 आप बराबर कर दें। हम जब वैल्यू लगाएंगे तो v1 डैश जो है वो आपके पास v2 के बराबर आ जाएगा और v2 डैश v1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी आपकी
आफ्टर कोलिजन जो है वो बॉल एक दूसरे की वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेंगे। रिजल्ट क्या है कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मैसेज कोलाइड दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। ये एक दूसरे की वेलोसिटी को, यानी जो उसकी बॉल वन की वेलोसिटी होगी इनिशियल, वो फाइनल में चली जाएगी और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल में चली जाएगी। यानी जो बॉल ए है वो अगर मूव कर रहा है v1 से, तो आफ्टर कोलिजन वो मूव करेगा v2 डैश की वेलोसिटी से। अब केस नंबर सेकंड ये है कि अगर मैसेज बराबर हों बट जो मैस 2 है वो स्टेशनरी हो, वो मूव नहीं कर रहा, सिर्फ v1 जो है वो मूव कर रहा है, यानी v2 0। हम सारों में v2 0 वैल्यू लगाएंगे, तो हमारे आपके पास जो m1 होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी m1 की वेलोसिटी ज़ीरो जाएगी, वो स्टेशनरी हो जाएगा। और अब जो मैस m2 है वो जो m1 मैस है उसकी वेलोसिटी से मूव करेगा। यानी इसका रिजल्ट क्या है कि व्हेन द मैस ऑफ m1 कोलाइड विद mass m2 which is at rest after collision, the ball of the mass m1 stop while the ball of m2 begins to move with the same velocity with which the ball of mass m1 was moving initially. Simplified, they interchange their velocities. केस नंबर 3। अब इसमें है कि अगर m2 जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 एंड v2 0, यानी दो बॉल हैं m1 और m2। जो m2 है वो स्टेशनरी है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी वो स्टेशनरी है। और m1 जो है वो बहुत ही, उसका मैस बहुत छोटा है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, बहुत उसका मैस उसको हम इग्नोर करेंगे, विच इज़ नेग्लेजिबल। तो हम उसकी वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा v1 डैश इज इक्वल टू माइनस v1 और v2 डैश इज इक्वल टू 0। यानी इसका क्या मतलब है कि इट मीन्स दैट बिकॉज m2 is very very greater than m1, so m1 bounce back with same velocity and m2 remains stationary. और चौथा केस इसका ये है कि m1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, v2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा v1 डैश इज इक्वल टू v1 और v2 इज डैश इज इक्वल टू 2v1। यानी अगर आपके पास m2 जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, तो हम उसका मैस नेग्लेजिबल करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। आफ्टर कोलिजन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 begins to move with twice of the velocity of the massive object। ये ज़रा लेंथी है तो इसलिए ये एक ही आपके लिए ठीक है। थैंक यू।